नमस्कार, मैं सुयश राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीपीएससी सुज्ञान में। जैसा कि आप सभी विगत 2 वीडियो से देख करके आ रहे हैं कि हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री से पहले छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में महारत हासिल करने और छत्तीसगढ़ की समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज से हम चालू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मैपिंग के तहत हम समस्त चीजों को जिले की गहराई में जाकर के देखने की कोशिश करेंगे, अर्थात संपूर्ण संभाग में जाएंगे और संभाग में जाकर के एक एक जिले में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष बस्तर संभाग लेकर के उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम बस्तर संभाग का एक ओवरव्यू लेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियोस में एक या दो जिले करके पूरे संभाग को कवर करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने ये बस्तर संभाग है। तो आइए बस्तर संभाग पे एक विस्तृत चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या, तो बस्तर संभाग के 7 जिलों के नाम याद करेंगे। 7 जिलों के नाम याद करने के पश्चात उसके गठन को देखेंगे कि कब कब इन जिलों का गठन हुआ। फिर देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो आइए बढ़ते हैं ना। सबसे पहले इन जिलों को चालू करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वो चर्चा है नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है आकांक्षी जिला, जिसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो आइए दोस्तों एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और नीति आयोग के आकांक्षी जिले अर्थात एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं, और इन बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं। अब मैं समझाया, किसी बात को मैं समझा रहा हूं और उस बात को समझाते समझाते एक बार में ही कुछ बच्चों को समझ में आ गया। ठीक, वहीं कुछ बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझाना पड़ा तो भी उसे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाया तो भी उसे समझ में नहीं आया, जब मैं उसे 4 या 5 बार समझाया तब उसे समझ में आया। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें से ये जो बच्चे हैं जिनको मैंने अभी समझाया, मेरे पास किसके लिए ज्यादा अवसर है, मैं किसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूं या मैं किसकी ज्यादा अच्छे से सेवा कर पा रहा हूं। ठीक, क्योंकि एक बार में उसको समझ में आ गया तो शायद मैं उसकी ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाया, क्योंकि मेरे पढ़ाने के स्किल से वो उसे एक बार में समझ में आ गया, है ना। तो कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही, जबकि कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे 5 बार समझाया गया, उसके लिए मैंने ज्यादा मेहनत की है। तो बिल्कुल सामान्य तौर पे समझने की कोशिश करिए कि मेरे पास अवसर उसके लिए ज्यादा है जो पिछड़ा हुआ है, जिसका विकास नहीं हुआ है, जिसका विकास अवरुद्ध है, ना कि ऐसा व्यक्ति जिसका विकास पहले से हो चुका है। उदाहरण के तौर पे समझिए, मेरे जगह पे सरकार को लीजिए, मैं एक सरकार हूं, तो सरकार कैसे जिले का विकास ज्यादा कर सकती है, जहां पे पहले से पुल है, जहां पे पहले से सड़कें हैं, जहां पे पहले से डैम है या जल संसाधन के बहुत सारे संसाधन है, ऐसी जगह को ज्यादा विकसित कर सकती है, या ऐसे जिले ऐसे जगह को ज्यादा विकसित कर सकती है जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना विकसित सड़कें हैं, ना विकसित पुल है, ना विकसित जल संसाधन है। तो आपका जवाब निश्चित ही दूसरा वाला होगा कि ऐसे जिले सर जहां पे पहले से ये सब मौजूद नहीं है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा पुल बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाई जा सकती हैं, बनस्पत किसकी तुलना में, जहां पे पहले से सड़कें हैं, जहां पे पहले से पुल है। तो ऐसे जिले जिन्हें सरकार ज्यादा विकसित कर सकती है, जिनके पिछड़े होने के कारण जहां पे संभावनाएं अधिक हैं, उसे हम पिछड़े जिले ना कह करके आकांक्षी जिले कर रहे हैं। तो पुरानी सरकारों और वर्तमान सरकार में यही अंतर है कि पुरानी सरकार
ऐसे जिलों को पिछड़े जिले बोलती थी, जबकि नई सरकार इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हुए, पॉजिटिव आयाम पे चर्चा करते हुए क्या बोल रही है, इसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अर्थात आकांक्षी जिला बोल रही है। अर्थात ऐसा जिला जहां पर विकास ज्यादा किया जा सकता है, जहां पर विकास के ज्यादा से ज्यादा अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं, और जहां पर विकास की संभावनाएं तीव्र गति से बढ़ा करके वहां का विकास सुनिश्चित करते हुए वहां के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा सकता है। ऐसे ही जिलों को आकांक्षी जिले कहे जाते हैं, कहा गया। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे जिलों की संख्या वर्तमान में 28 जिलों के आधार पर 10 है। कितने जिलों के आधार पर 10 है? तो 28 जिलों के आधार पे कुल 10 जिले ऐसे हैं जिसे नीति आयोग ने, केंद्र सरकार के नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, आकांक्षी जिले घोषित किए गए। इस 10 जिलों में से 7 जिले बस्तर संभाग में है और 7 जिले आपके सामने हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि 7 जिले बस्तर संभाग के हमारे सामने उपस्थित है। बच्चा कुछ जिला, जिसमें से एक जिला है राजनांदगांव, जो कि हो गया 8वां। एक जिला है कोरबा, जो कि हो गया 9वां, और एक जिला है राजनांदगांव, कोरबा और महासमुंद। तो इस प्रकार टोटल 10 जिले, कुल मिलाकर के 10 जिले आकांक्षी जिले घोषित हुए। अब ये आकांक्षी जिले घोषित किस आधार पे किए जाते हैं? तो 5 इंडिकेटर्स के आधार पे किसी जिले को आकांक्षी जिले घोषित किए जाते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या है? तो सबसे पहला है शिक्षा, ठीक। दूसरा है स्वास्थ्य एवं पोषण, पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा है जल संसाधन, एवं पेयजल, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। क्या है अगला? वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। तो यहाँ पे 4 हो गए, कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, जल संसाधन एवं पेयजल, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, और 5वां है अधोसंरचना। क्या याद रखेंगे? अधोसंरचना। तो सामान्य तौर पे ये 5 इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी क्षेत्र के विकास के होने या ना होने, या विकास के तीव्र या मंद गति से होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसी आधार पे कहा गया कि भाई शिक्षा है तो विकसित है या नहीं है, नहीं है तो स्वास्थ्य एवं पोषण होना चाहिए, जल संसाधन एवं पेयजल होना चाहिए, है ना, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास होना चाहिए, और अधोसंरचना होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन 5 के 5 इंडिकेटर्स को अपने को ध्यान रखना है, और उसी आधार पे छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और चालू करते हैं अब संभाग, जो कि बस्तर संभाग। तो बेसिकली इस पॉइंट को समझाने का तात्पर्य ये था कि 7 के 7 जिले आकांक्षी। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस संभाग के जिलों का गठन कब हुआ और इस संभाग का गठन भी कब हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग की जो स्थापना 1981 में की गई। कब की गई? 1981 में इस संभाग की स्थापना की गई। और इस संभाग में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो इस संभाग में वर्तमान में जिलों की संख्या 7 है। और ये जिले हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला जिला ये जो दिख रहा है इसका नाम है कांकेर, ठीक। दूसरा जिला जो ये दिख रहा है इसका नाम है नारायणपुर। तो ये है कांकेर, ये है नारायणपुर, ये है बीजापुर। तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। बीजापुर के बाद ये अगला जिला है सुकमा, सुकमा के बाद है ये दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद है बस्तर, और बस्तर के बाद कोंडागांव। एक बार मेरे साथ बोलिए। तो ये है कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। देखिए दोस्तों, रण बहुत बड़ा है। सीजीपीएससी की परीक्षा जो है बहुत नजदीक है, और उस रण को अपने को बहुत ही बेहतर तरीके से जीतना है। तो उस रण को जीतने के लिए आप जब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका फायदा ही होगा, कुछ न कुछ नई चीज सीखने को ही मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए और बिल्कुल अंत तक के इस वीडियो को देखिए, ठीक। तो सबसे पहला है कांकेर, फिर नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव।
तो आइए देखते हैं। देखो ये मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे बस्तर संभाग को मैंने इस डब्बे में समअप कर दिया। तो डब्बे में ला करके मैंने समअप कर दिया है और केवल बाह्य रेखाएं खींची हैं, अंदर की विभाजनकारी रेखाएं मैंने यहाँ पे नहीं खींची। तो केवल बाह्य रेखाएं ही ऐसा है समझो, और ये पूरा का पूरा बस्तर है। ठीक, ये कब का बस्तर है? तो ये 1948 का बस्तर है। 1948 में बस्तर इस प्रकार का दिखता था, जहां पर कोई भी विभाजनकारी रेखा नहीं थी और पूरे के पूरे क्षेत्र को बस्तर जिले के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? बस्तर जिले के नाम से। इसके बाद सन 1998 में 1998 में यहां पर दो विभाजनकारी रेखाएं खींची गई इस प्रकार से कुछ, और इन दो विभाजनकारी रेखाओं का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे दो नए जिलों का सृजन हुआ। कितने नए जिलों का सृजन हुआ? तो दो नए जिलों का सृजन हुआ। कब हुआ? तो 1998 में। कैसे हुआ? तो सिंहदेव समिति के रिपोर्ट के रिपोर्ट के उस पर है। तो सिंहदेव कमेटी के रिपोर्ट की सिफारिश पर दो नए जिलों का गठन इस संभाग में किया गया, जिसमें से एक जिला है कांकेर और दूसरा है दंतेवाड़ा। चूंकि ये ऊपरी हिस्से में है इसलिए इसे कहा गया उत्तरी बस्तर कांकेर, और चूंकि ये निचले हिस्से में बना इसलिए इसे कहा गया दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखना है 1998 में दो नए जिलों का सृजन हो रहा है, जिसमें से एक है उत्तरी बस्तर कांकेर और दूसरा है दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, और स्थापना के समय बस्तर संभाग में 3 ही जिले उपस्थित थे। कितने जिले मौजूद थे? तो 3 ही जिले वहां पर उपस्थित थे, एक उत्तरी बस्तर कांकेर, दूसरा बस्तर और तीसरा दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। इसके बाद आया सन 2007 का समय, और इतने बड़े संभाग में पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए दो नए जिलों का सृजन किया गया, जिसमें से यहां पर एक विभाजनकारी रेखा खींची गई। ऊपर वाला जिला कहलाया, क्या कहलाएगा ऊपर वाला जिला? नारायणपुर, और नीचे वाला जिला कहलाएगा बीजापुर। तो यहाँ पे नारायणपुर, यहाँ पे बीजापुर। पुनः 2012 में इस संभाग का पुनर्गठन करते हुए दो नए जिलों का सृजन किया गया, जिसमें से एक जिला बना कौन सा? सुकमा, और दूसरा जिला बना कोंडागांव। तो इस प्रकार से इन 7 जिलों का सृजन हुआ है। तो सामान्य तौर पे एक बार और देखते हैं। तो ये कब का बस्तर है? 1948 का बस्तर। 1948 में बस्तर ऐसा दिखता था। फिर 1981 में इसे क्या बनाया गया? तो इसे संभाग बनाया गया। तो बस्तर जिले की स्थापना कब हुई? 1948। बस्तर संभाग की स्थापना कब हुई? तो 1981, है ना। इसके बाद हमने क्या किया? सन 1998 में यहाँ पे दो विभाजनकारी रेखाएं और खींची। कब? 1998, जिसमें से क्या क्या बना? उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। फिर आया 2007 का समय। 2007 में यहाँ पे दो नए जिलों का सृजन हुआ, जिसमें से ऊपर वाला नारायणपुर, नीचे वाला बीजापुर बना। फिर 2000 आया 12, और यहाँ पे हमने दो नए जिलों का सृजन किया, जिसमें से एक बना कोंडागांव और दूसरा बना सुकमा। तो इस प्रकार जिलों का गठन हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन से जिलों का गठन कब कब हुआ। तो सबसे पहले इस जिला जिसका नाम है बस्तर, इस बस्तर जिले की गठन की बुनियाद कब रखी गई? तो 1948 में। तो बस्तर जिला 1948 में भारत देश की आजादी के पश्चात बनने वाला एक जिला है। ठीक, इसके बाद 1998 में दो नए जिलों का सृजन हुआ। कौन कौन से? तो उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। उसके पश्चात सन 2007 में दो नए जिलों का सृजन हुआ, जिसमें से एक जिला नारायणपुर और दूसरा जिला बीजापुर। फिर 2012 में दो नए जिलों का सृजन होगा, जिसमें से एक जिला है कोंडागांव और दूसरा है सुकमा। तो एक बार फिर से देखते हैं। बस्तर 1948, 1998 उत्तरी बस्तर कांकेर, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, 2007 नारायणपुर बीजापुर, 2012 सुकमा और कोंडागांव। एक बार पुनः उत्तरी बस्तर कांकेर 1998, 2007 नारायणपुर, 2012 कोंडागांव, 1948 बस्तर, 1998 दंतेवाड़ा, 2007 बीजापुर, 2012 सुकमा। क्लियर है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं और कुछ चीजों को आगे बढ़ाते हैं ना। इसके बाद हमें देखना है नेशनल हाईवेज। क्या देखने वाले हैं? नेशनल हाईवेज देखने वाले हैं।
अब नेशनल हाईवेज क्यों देखने वाले हैं? देखिए, जो परिवहन के साधन होते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास का सूचक होते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? परिवहन के साधन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकास। तो अगर परिवहन का साधन है, जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये परिवहन का साधन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकास। ठीक है, हालांकि इस विकास के साथ बहुत सारी चीजें प्रोपोर्शनल होंगी, लेकिन उसमें से एक इंडिकेटर, एक सूचक ये भी है कि अगर किसी क्षेत्र में परिवहन की सुविधा बेहतर है तो वह क्षेत्र, उस क्षेत्र का विकास भी बेहतर होगा। लेकिन यदि परिवहन के साधन निम्नतर हैं तो उस क्षेत्र का विकास भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ होगा। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आपका घर बनना है ना, कभी ना कभी तो आपका घर बना होगा या बनेगा, या आप अपने आसपास घर बनता हुआ देखते होंगे। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पे पक्की सड़क है, क्या है? पक्की सड़क। उस पक्की सड़क में आपका सामान जो आना है, घर बनाने के लिए जो कच्चा माल आना है, वो ट्रक से आएगा और ट्रक से बहुत बेहतर तरीके से आकर के आराम से सामान खाली करेगा, चला जाएगा, फिर सामान खाली करेगा, चला जाएगा। क्लियर? तो विकास की गति तेज हुई कि नहीं? सामान्य सड़क जो अच्छी पक्की सड़क है उसमें गति बढ़ेगी कि नहीं? ट्रक जल्दी आएगा, सामान जल्दी आएगा, कच्चा माल जल्दी आएगा, तो जल्दी जल्दी घर बनेगा, और जल्दी जल्दी घर बनेगा तो आपके घर का विकास सुनिश्चित हुआ। बिल्कुल। जबकि मानिए कि अगर वहां पे पक्की सड़क नहीं है, वहां पे मुरुम वाली सड़क है जिसमें पत्थर जो रहता है, गांव में सड़क नहीं रहती, पथरीली सड़क, उस प्रकार की सड़क है। अब आपका सामान आया और वो ट्रक ऐसा लोडबोड़ करते हुए आया, और लोडबोड़ करते हुए क्या हुआ? उसका आधा से ज्यादा सामान तो गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले तो कच्चे माल का नुकसान हुआ। दूसरा, ट्रक की गति भी धीमी रहेगी क्योंकि लोडबोड़ वाला रास्ता है, तो लोडबोड़ वाले रास्ते के कारण ट्रक की गति भी धीमे होने के कारण आपका सामान धीरे धीरे आएगा, और धीरे सामान आने के कारण विकास की गति भी धीमी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके विकास की गति धीमी होने के कारण आपका विकास अवरुद्ध होता जाएगा। उसके स्थान पर पक्की सड़क में तेज तेज सामान आ रहा है और तेज तेज विकास भी हो रहा है। तो बस वही वाली बात है। तो आइए देखते हैं कि इस संभाग में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। सबसे पहले एक राष्ट्रीय राजमार्ग ये है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। किस नाम से जानेंगे इसे हम? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है यहां पर जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 डी। ठीक। तीसरा नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग है यहां पर जिसे हम नेशनल हाईवे नंबर 63 के नाम से जानेंगे, है ना। इसके बाद यहां पर एक और राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसके बाद यहां पे एक नेशनल हाईवे आएगा जिसे हम नेशनल हाईवे 163 ए के नाम से जानेंगे। इसके नाम से जानने वाले हैं नेशनल हाईवे नंबर 163 ए। तो आइए थोड़ी सी सामान्य चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक। देखो, छत्तीसगढ़ का विस्तार ऐसा है, अब सभी को तो पता ही है, लास्ट वीडियो जो हमने देखा उसमें पाया था कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 700 किलोमीटर का है ना। तो ये जो 700 किलोमीटर का ये जो छत्तीसगढ़ का विस्तार है, इस 7 किलोमीटर के छत्तीसगढ़ के विस्तार में यहाँ पे 3 नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटती है। कितनी नेशनल हाईवे? 3। कितने भागों में बांटेगी? 3। ठीक। जिसमें से ऊपर वाले हिस्से में आएगा नेशनल हाईवे नंबर 43, बीच वाले में आएगा 53 और निचले वाले हिस्से में आएगा 63। तो ऊपर 43 बीच में 53 53 और नीचे 63 63। तो चूंकि अभी हम निचले हिस्से में हैं इसलिए यहाँ पे एक नेशनल हाईवे दिख रहा है जिसका नाम है 63। ठीक। वैसे ही इसकी एक सपोर्टिंग नेशनल हाईवे दिख रही है 163 और एक और सपोर्टिंग नेशनल हाईवे दिख रही है 163A। वहीं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे जो कि छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 30 और इस 30 की एक सपोर्टिंग नेशनल हाईवे दिख रही है 130D। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30। याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसे कंटिन्यूअसली देखते हुए अंत तक बने रहेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 30 छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नेशनल हाईवे। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नेशनल हाईवे बस्तर संभाग में कांकेर जिले में प्रवेश करती है
और कांकेर जिले में प्रवेश करते हुए सबसे पहले पहुंचती है चारामा। बोलिएगा मेरे साथ, चारामा। चारामा से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं कांकेर। चारामा के बाद कहां पहुंचेंगे? कांकेर। कांकेर के बाद आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे पंचवटी। ठीक, और पंचवटी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा केशकाल घाटी। क्या देखने को मिला? केशकाल घाटी। तो ये जो देखने को मिल रहा है ये है केशकाल घाटी। तो सबसे पहले चारामा के बाद कांकेर के बाद पंचवटी के बाद केशकाल घाटी, और केशकाल घाटी से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे हम लोग केशकाल, और केशकाल से आगे बढ़ेंगे पहुंचेंगे फरसगांव, और फरसगांव से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं कोंडागांव। ठीक, बोलेंगे क्या मेरे साथ एक बार? सबसे पहले पहुंचेंगे चारामा, फिर कांकेर, फिर पंचवटी, फिर केशकाल घाटी, फिर केशकाल, फिर फरसगांव, फिर कोंडागांव। कोंडागांव के बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाएंगे बस्तर, और बस्तर से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे जगदलपुर। ठीक, बस्तर के बाद जगदलपुर। तो केशकाल घाटी, केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बस्तर के बाद जगदलपुर, और जगदलपुर के बाद आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे दरभा। कहां पहुंच गए? दरभा। दरभा के बाद हम पहुंचेंगे झीरम घाटी, नाम तो सुना ही होगा। झीरम के बाद आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे छिंदगढ़ के बाद पहुंचेंगे सोनकुकानार। उसके बाद पहुंचेंगे सुकमा, और सुकमा के बाद आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे कोंटा। ठीक, कहां पहुंच गए? कोंटा। तो इस प्रकार नेशनल हाईवे नंबर 30 का जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विस्तार है, कहां से कहां तक है वो हमने देखा। आइए एक बार और देखते हैं। आप देखते जाइए मैप। सबसे पहले पहुंचे कहां? चारामा के बाद पहुंचेंगे कांकेर के बाद पंचवटी, फिर केशकाल घाटी, फिर केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, झीरम, छिंदगढ़, सोनकुकानार, सुकमा और कोंटा। वापस आइए तो कोंटा, सुकमा, सोनकुकानार, छिंदगढ़, झीरम, दरभा, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल घाटी, पंचवटी, कांकेर, चारामा, और कहां निकल गई? दुर्ग संभाग की दिशा में नेशनल हाईवे निकल गई। तो इस प्रकार इसका विस्तार क्लियर है। फिर बढ़ते हैं आगे। इसके एक सपोर्टिंग नेशनल हाईवे जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 130D। नेशनल हाईवे नंबर 130D कोंडागांव को नारायणपुर से जोड़ती है। तो क्या याद रखना है? कोंडागांव से नारायणपुर। इस बीच में एक गांव भी आएगा जिसे हम गढ़ बंगाल के नाम से जानेंगे, गढ़ बंगाल। ठीक है, तो कोंडागांव को नारायणपुर से जोड़ेगी और बीच में गांव आएगा गढ़ बंगाल। खैर अभी इतना ही याद रखिए कि कोंडागांव को नारायणपुर से जोड़ती है। इसके बाद हम अगले नेशनल हाईवे की दिशा में बढ़ते हैं जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 63। नेशनल हाईवे नंबर 63 छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नगरनार पहुंचेंगे, और नगरनार के बाद पहुंच जाएंगे जगदलपुर। तो नगरनार, जगदलपुर, फिर बास्तानार। कहां पहुंच गए? बास्तानार। बास्तानार के बाद आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे गीदम। ठीक, नगरनार, जगदलपुर, बास्तानार, गीदम। गीदम के बाद आगे पहुंचेंगे भैरमगढ़, और भैरमगढ़ के बाद आगे बढ़ते हुए हम कहां पहुंचने वाले हैं? तो भैरमगढ़ के बाद हम पहुंच जाएंगे बीजापुर, और बीजापुर के बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाएंगे भोपालपट्टनम। ठीक, तो इस प्रकार नेशनल हाईवे नंबर 63 का विस्तार है। एक बार बोलिए तो मेरे साथ। नगरनार, जगदलपुर, बास्तानार, गीदम, भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। वापस आइए। भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़, गीदम, बास्तानार, जगदलपुर, नगरनार। क्लियर? अगला नेशनल हाईवे
जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 163। तो नेशनल हाईवे नंबर 163 भोपालपट्टनम से आगे बढ़ेगी और भद्रकाली जाएगी। कहां पहुंच गए? भोपालपट्टनम से भद्रकाली, और भद्रकाली के बाद ये नेशनल हाईवे हैदराबाद जाने वाली है। कहां चली जाएगी? हैदराबाद। तो भोपालपट्टनम, भद्रकाली और हैदराबाद, भोपालपट्टनम, भद्रकाली, हैदराबाद। कौन सा नेशनल हाईवे? 163। इसके बाद एक नेशनल हाईवे हम देखने वाले हैं जिसका नाम है 163A। ये कहां से कहां को जोड़ती है? तो गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ती है ये नेशनल हाईवे। ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे। तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे कौन सी? नेशनल हाईवे नंबर 163A। कहां से कहां को जोड़ती है? तो गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ती है। इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार हमारे सामने नेशनल हाईवेज का एक समूह हमने देखा, जिसमें सबसे पहले हम नेशनल हाईवे नंबर 30 पे गए। 30 के बाद 130D को देखा, फिर 63 को देखा, फिर 163 को देखा, फिर 163A को देखा। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 30 में चारामा, फिर कांकेर, पंचवटी, केशकाल घाटी, केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, दरभा, झीरम, छिंदगढ़, सोनकुकना, सुकमा, कोंटा। अगला नेशनल हाईवे 130D नारायणपुर से कोंडागांव को जोड़ती है। 163 नगरनार, जगदलपुर, बास्तानार, गीदम, भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से भद्रकाली होते हुए हैदराबाद 163 और 163A गीदम से दंतेवाड़ा। क्लियर? तो ये थे भाई यहाँ के प्रमुख प्रमुख चीजें, जो स्थान है वो। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रमुख नदियां गुजरती है। तो याद रखिएगा, कोई भी बिंदु जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ठीक, हर चीज एक बार और लौट करके आएगी उस संबंधित टॉपिक में। अर्थात जब हम परिवहन टॉपिक पढ़ेंगे तो नेशनल हाईवे फिर से लौट करके आएगा। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो नदियां फिर से लौट करके आने वाली। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां यहां से गुजरती है। ठीक, आइए देखते हैं ना। सबसे पहले नदी जो यहां पर दिखाई दे रही है इसका नाम है इंद्रावती, है ना। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इंद्रावती नदी के नाम से इसे जाना जाता है ना। मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं। ठीक, ब्लू को। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की गंगा या बस्तर संभाग की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली एक नदी है, जिसे प्राचीन काल में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। तो ये जो मंदाकिनी इंद्रावती नदी है, इसका उद्गम कालाहांडी उड़ीसा से होता है। कहां से होता है? तो कालाहांडी उड़ीसा, कालाहांडी नामक एक स्थान से उड़ीसा से एक नदी का उद्गम हो रहा है, जिसे हम इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। ये इंद्रावती नदी उद्गम के पश्चात आगे बढ़ती है और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के पश्चात बस्तर जिले में जब ये प्रवाहित होती है, तो बस्तर जिले में बस्तर और जगदलपुर से बीच से गुजरते हुए अपने किनारे एक सुंदर सा शहर बसाते हुए आगे बढ़ती है। जिस सुंदर से शहर को हम
जगदलपुर के नाम से जानते हैं। तो जगदलपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इंद्रावती नदी के तट पर। इसके पश्चात जब यह नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर इसमें एक जलप्रपात की स्थापना होती है जिसे हम चित्रकोट जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कौन सा जलप्रपात बनेगा इस पे? तो एक जलप्रपात बनेगा चित्रकोट जलप्रपात। तो बस्तर जिले में प्रवेश की, आगे बढ़ी और जगदलपुर शहर को अपने किनारे बसाई, आगे बढ़ी और इसमें एक मनोरम जलप्रपात की स्थापना हुई जिसे हम चित्रकोट जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात ये आगे बढ़ी और दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश करके अपने किनारे बारसूर नामक एक शहर की स्थापना की। कौन से शहर की स्थापना करेगी? बारसूर नामक एक शहर की स्थापना करेगी, जिसमें यहीं पर एक परियोजना का निर्माण होगा जिसे हम बोध घाट परियोजना के नाम से जानेंगे। कौन सी परियोजना का? बोध घाट परियोजना का निर्माण होगा। इस बोध घाट परियोजना का निर्माण होने के पश्चात ये नदी आगे बढ़ेगी और यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण होगा जिसे आप सात धारा या सप्त धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो एक जलप्रपात की स्थापना हुई जिसे हम सात धारा या सप्त धारा जलप्रपात के नाम से जानेंगे। इसके पश्चात आगे बढ़ी और बीजापुर जिले में प्रवेश की। बीजापुर जिले में प्रवेश करने के पश्चात बीजापुर और नारायणपुर जिले के बीच में सीमा का निर्धारण करेगी और नारायणपुर जिले में इसमें एक जलप्रपात का निर्माण होगा जिसे आप हांदावाड़ा जलप्रपात के नाम से जानेंगे। कौन सा जलप्रपात स्थापित होगा? हांदावाड़ा जलप्रपात का निर्माण होगा जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है। इसके पश्चात नदी आगे बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का निर्धारण करेगी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का निर्धारण करते करते अपने किनारे एक और सुंदर सा शहर बसाएगी जिसे आप भोपालपट्टनम के नाम से जानेंगे। तो भोपालपट्टनम शहर की स्थापना करी और भोपालपट्टनम शहर की स्थापना करने के पश्चात छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए छत्तीसगढ़ के भद्रकाली नामक स्थान में जाकर के गोदावरी नदी में समाहित हो गई। ये जो नदी दिख रही है इसका नाम है गोदावरी नदी, जो कि त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से आ रहा है। तो त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से आने वाली गोदावरी नदी में विसर्जित हो गई और गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा बनेगी कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो एक बार फिर से देखते हैं। इंद्रावती नदी उद्गम कालाहांडी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में प्रवेश, जगदलपुर शहर की स्थापना, चित्रकोट जलप्रपात का निर्माण, बोध घाट परियोजना, बारसूर शहर की स्थापना, सात धारा जलप्रपात, नारायणपुर बीजापुर के बीच प्राकृतिक सीमा, हांदावाड़ा जलप्रपात, भोपालपट्टनम शहर, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बीच में सीमा का निर्धारण और भद्रकाली में जाकर के गोदावरी नदी में विसर्जन। इसके बाद जो अगली नदी है इसका नाम है कोलाब नदी। क्या नाम है इसका? कोलाब नदी। इस कोलाब नदी का उद्गम कोरापुट उड़ीसा से होता है। कहां से हो रहा है? तो कोरापुट उड़ीसा से एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसे हम कोलाब नदी के नाम से जानते हैं। ये कोलाब नदी उद्गम के पश्चात आगे बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ के सीमा में प्रवेश करेगी बस्तर जिले में, जहां पर इसे शबरी या सबरी नदी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा इसे? शबरी नदी। जबकि उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में इसे कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही इसके नाम में परिवर्तन होकर के इसे कोलाब नदी के स्थान पे शबरी नदी के नाम से जाना जाता है। ये शबरी नदी आगे बढ़ेगी और सुकमा की सीमा में प्रवेश करेगी और वापस लौट करके कुछ दूरी के लिए, कुछ समय के लिए उड़ीसा चली जाएगी और उड़ीसा से लौट करके वापस छत्तीसगढ़ की सीमा में सुकमा जिले में प्रवेश करेगी, जहां पे इसमें गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण होगा। कौन से जलप्रपात का निर्माण होगा? गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण होगा और गुप्तेश्वर जलप्रपात बनाने के पश्चात आगे बढ़ेगी और रानी दरहा जलप्रपात का भी निर्माण इसमें होगा। कौन सा जलप्रपात बनाएगी? रानी दरहा। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात का निर्माण करने के पश्चात यह नदी आगे बढ़ेगी और अपने किनारे एक सुंदर सा शहर स्थापित करेगी जिसे हम कोंटा के नाम से जानेंगे। तो कोंटा शहर की स्थापना के पश्चात आगे बढ़ी नदी और आगे बढ़ते हुए कुनवरम, आंध्र प्रदेश के कुनवरम नामक स्थान में जाकर के गोदावरी नदी में समाहित हो गई, गोदावरी नदी में विसर्जित हो गई। तो इसी कोंटा से लेके इस कुनवरम के बीच में राज्य का एकमात्र जलमार्ग बनेगा, वाटर हाईवे, जिसमें क्या किया जाएगा? नाव के माध्यम से गमन किया जाएगा, परिवहन किया जाएगा, यातायात के साधन नाव के तौर पे वहां पे उपस्थित है। कहां से कहां तक? कोंटा से लेके कुनवरम तक। तो याद रखना है।
तो कोरापुट उड़ीसा से एक नदी का उद्गम जिसे हम कोलाब नदी के नाम से जानेंगे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, शबरी नदी कहलाएगी। सुकमा जिले के पश्चात वापस लौट करके उड़ीसा जाएगी, फिर से लौट करके आएगी और गुप्तेश्वर और रानी दरहा जलप्रपात का निर्माण करेगी, कोंटा शहर को स्थापित करेगी। कोंटा से लेकर कुनवरम तक इसमें राज्य का एकमात्र जलमार्ग स्थापित होगा और कुनवरम में जाकर के गोदावरी नदी में विसर्जित होकर के गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद एक और नदी हमको देखना है जिसका नाम है नारंगी नदी। ठीक है, यहाँ पे ये जो नदी दिख रही है, जो कि मैंने अभी अभी बनाया है, इसे हम नारंगी नदी के नाम से जानेंगे। किस नदी के नाम से जानेंगे? नारंगी। इस नारंगी नदी का उद्गम कोंडा गांव में माकड़ी नामक स्थान से होगा। माकड़ी तहसील से एक नदी का उद्गम होगा जिसे हम नारंगी नदी के नाम से जानेंगे। ये नारंगी नदी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए अपने किनारे एक सुंदर शहर जिसे हम कोंडा गांव के नाम से जानेंगे स्थापित करेगी। तो कोंडा गांव शहर की स्थापना करने के पश्चात यह नदी आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके चित्रकूट जलप्रपात से कुछ दूरी पहले इंद्रावती नदी में विसर्जित हो जाएगी, है ना। तो इंद्रावती नदी में कहां पे विसर्जित होगी? चित्रकूट जलप्रपात के कुछ किलोमीटर पहले जाकर के ये किसमें समाहित हो जाने वाली है? तो इंद्रावती नदी में समाहित हो जाएगी और गोदावरी अपोहा तंत्र का हिस्सा बन जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखी हैं जिससे हमको संभाग का एक ओवरव्यू मिला है, जिसके माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के इस संभाग में कौन कौन से प्रमुख नदियां बह रही हैं, कौन कौन से प्रमुख स्थान है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। कुछ प्रमुख जलप्रपातों के नाम भी यहाँ पर हमने पढ़ लिए, नेशनल हाईवेज भी देख ली, जहाँ पे नेशनल हाईवेज में आपको 3 प्रकार के नोटेशन देखने को मिले, ठीक, जिसमें से ये 3 प्रकार के नोटेशन आपके सामने है। जिसमें से ये जो नोटेशन है, जो गोल है, वो या तो तहसील है या तो विकास खंड है ना। क्या है? या तो तहसील है या तो विकास खंड है। जबकि यहाँ पे जो ये वृत्ताकार आकृति जो मैंने बनाई है वो जिला मुख्यालय का साइन है। किसका साइन है? जिला मुख्यालय का। और यहां पर ये मिसलेनस अर्थात विविध का साइन है, जैसे जलप्रपात हो गया, खनिज क्षेत्र हो गए या कुछ भी अन्य जानकारी, उसके लिए हम इस प्रकार के साइन का उपयोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज के क्लास का आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम छत्तीसगढ़ के इस बस्तर संभाग के किसी एक जिले को या एक से अधिक जिले को लेकर के उपस्थित होंगे और उसके भीतर जाकर के उसकी समस्त जानकारियों को समझने का प्रयत्न करेंगे, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकें और बेहतर परिणाम हासिल करके अपने लक्ष्य की दिशा में बहुत बेहतर तरीके से बढ़ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों कल पुनः इसी समय इसी YouTube चैनल में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।